मैं पढ़ता ना और मैं अगर क्लास 12 में होता तो मैं कैसे टॉपिक्स को ध्यान देता, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ। देखो वॉल्यूम 1 की अगर मैं बात करूँ ना, तो वॉल्यूम 1 में मैं चैप्टर पकड़ता, चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फंडामेंटल में मैं एक बार स्पेसिमेन बना के देखता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। साथ में एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद जर्नल एंट्री जरूर बना लेता, लेजर से जर्नल पोस्टिंग, क्योंकि कई बार आ जाता है, दिक्कत ना करे मेरे को। एप्रोप्रिएशन और चार्ज के बीच का डिफरेंस पढ़ लेता। इतना पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन बनाता एवरेज पीरियड का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रोविजन जो टीएस ग्रीवाल में दिए हुए हैं बॉक्स में, उसको पढ़ लेता कि अगर प्रॉफिट कम है तो एप्रोप्रिएशन रेशियो में बढ़ता है, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उन बातों को ध्यान रखता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सारे प्रोविजन छोटे छोटे जो दिए हुए थे, जो नोट्स बना के अलग से कॉपी में लिख लेता कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया, डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, देन एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ इज टेकन। इन सब बातों को ध्यान रखता। सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, वो सब देखने के बाद सिर्फ एक क्वेश्चन करता जो टीएस ग्रीवाल का पीछे का रहता, जिसमें सारे एडजस्टमेंट्स, मैनेजर कमीशन भी मिल जाता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी मिल जाता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल जाता और सैलरीज भी मिल जाता। ये सब मिलने के बाद सीधा मैं आ जाता पास्ट एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन करने। कठिन वाला उठाने से पहले एक क्वेश्चन आसान वाला करता ताकि कॉन्फिडेंस आए। फिर आसान अगर बन जाता, कॉन्सेप्ट याद आ जाता, तो फिर कठिन क्वेश्चन में जाता। एक पास्ट एडजस्टमेंट का बना लिया, अब चले जाता गारंटी ऑफ प्रॉफिट में। गारंटी ऑफ प्रॉफिट में गारंटी बाय द फर्म भी था और गारंटी बाय द पार्टनर्स भी था। पार्टनर भी कई बार फर्म को गारंटी देते हैं, दोनों बातें थी। उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिकल्स में थे, तो पीछे के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बना लेता। फिर आता सीधा चैप्टर नंबर 2 में, जो कि हमारा गुडविल चैप्टर था। इसका पहला ही पेज सबसे इंपॉर्टेंट था, गुडविल चैप्टर का जस्ट नेक्स्ट पेज, जिसके अंदर में हम लोगों को दिया हुआ था कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, कि कैसे एबनॉर्मल प्रॉफिट से हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट निकालना जरूरी भी था, क्योंकि उसी से हम लोग क्या निकालते हैं, गुडविल के पहले क्या निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट के बेसिस पे निकलता है, ठीक है, ना कि गिवन प्रॉफिट से। तो गिवन में वो सारे एडजस्टमेंट्स को देखता, समझता और इससे फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स बनाता क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता सीधा सुपर प्रॉफिट के एक क्वेश्चन बना के कैपिटलाइजेशन मेथड में। कैपिटलाइजेशन का वही ब्रह्मास्त्र जो मैंने आप लोगों को दिया था, वो पेज मैं वापस से रिवीजन करता, ठीक है, जो सर ने मेरे को पढ़ाया। फिलहाल मैं आपका सर हूँ, उस समय गुरुदेव मेरे सर थे, है ना। तो वो सर का दिया हुआ कॉन्सेप्ट में रिवीजन करता, फिर उससे रिलेटेड 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना के आगे बढ़ जाता, एक सुपर प्रॉफिट का, एक एवरेज प्रॉफिट का। ये चैप्टर हो गया। सीधा एडमिशन चैप्टर में आता, सीधा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल उठाता। एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल उठाता ऑन द बेसिस ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स के बेसिस पे पुराने पार्टनर से कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है। और एक इलस्ट्रेशन उठाता, इलस्ट्रेशन नंबर नई बुक के हिसाब से 64 के अंदर में पार्टनर्स का कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों बनाया था। तो वहां से कैपिटल करंट अकाउंट की भी रिवीजन हो जाता और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का भी रिवीजन हो जाता, नई टीएस ग्रीवाल के इलस्ट्रेशन 64 से वो बनाता, जिससे मेरे को पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट, ये सब रिवीजन में कंप्लीट हो जाता। फिर सीधा आता, ये रिवीजन करने के बाद एक दूसरा क्वेश्चन बनाता 68-70 क्वेश्चन, या प्रैक्टिकल बना लेता, जिसमें पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल के बेसिस पे नए पार्टनर जो है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर के आएगा। ये वाले क्वेश्चन बना लेता। एडमिशन खत्म हो गया। रिटायरमेंट में आता, रिटायरिंग पार्टनर का बहुत आसान होता है अकाउंट बनाना, वो बना लेता। एक क्वेश्चन बनाता, इजी था। गेनिंग रेशियोज वाले कॉन्सेप्ट को देख लेता ध्यान से, क्योंकि गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, लोग यहाँ गलती करते हैं, जो मैं नहीं करना चाहता था, तो वो जरूर देखता। इसको देखने के बाद मैं डेथ वाले में आ जाता और डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट जो इंडिविजुअल बनता है वो बनाता। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बनाता। मुझे पता है टर्नओवर वाला बेसिस पे प्रॉफिट निकलता है, इनटू जो भी महीने तक बना अपॉन 12 करता है, इनटू उस पे शेयर करता, तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल जाता, जिसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से उसके कैपिटल के क्रेडिट साइड में दिखा देता। बस यही एक नया चीज था, बाकी सब तो सेम रहता, ठीक है। हाँ, वर्कमैन, पिछले चैप्टर में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिजर्व और उसमें कितना क्लेम है और कितना अमाउंट उसको रिवैल्यूएशन में जा रहा है या पार्टनर्स को बढ़ जा रहा है, वो सब ध्यान देता। ऑल गुडविल को राइट ऑफ करना, वो तो आता है, वो सब उसमें कवर अप हो जाता। इसके बाद डिसोल्यूशन में आता। डिसोल्यूशन में मैं रियलाइजेशन अकाउंट एक बार पूरा फॉर्मेट बनाता। फॉर्मेट बनाने के बाद फॉर्मेट से जर्नल निकालता। लेजर से जर्नल पढ़ने की मेरी आदत है भाई, मैं जर्नल से लेजर नहीं सोच सकता। मैं लेजर बना लूंगा, याद था मेरे को ढांचा, उसके बेसिस पे जर्नल दिमाग में सोचूंगा और जर्नल एंट्री बना दूंगा। अब तू दे कितना भी एग्जाम में क्वेश्चन देता है, थारा भाई बना के रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है,
इसमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के क्वेश्चन में ध्यान देता, किसको ब्रॉन करना था, किसको पे करना था, कौन सा पार्टनर कितने में ले लिया, फायदा घाटा रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती। पहले ट्रांसफर की एंट्री होती है, फिर पैसा बेचा और रीपेमेंट करने की एंट्री होती है, और जिन एसेट्स को नहीं बेचा गया उसको नील में बेचा, ये एज्यूम कर लेते हो। जिन लायबिलिटीज का नहीं दिया उसको 100% में पे कर देते हैं। पेमेंट करने का क्या तरीका होता है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, फिर एक्सटर्नल डेब्ट, फिर इंटरनल लायबिलिटी, फिर इंटरनल कैपिटल, इस टाइप का एक फॉर्मेट होता है। ये फॉर्मेट को पे करने के बाद सरप्लस और डेफिसिट आता है, उसको हम पार्टनर से कैपिटल और करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करते, फिर कैश और बैंक बना के फाइनल सेटलमेंट करके अकाउंट क्लोज कर देते। इस तरीके से रियलाइजेशन मतलब डिसोल्यूशन का एक क्वेश्चन बनाता है, रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। इस तरीके से वॉल्यूम 1 खत्म हो जाता। सीधा शेयर्स अकाउंट में हुआ सब्सक्रिप्शन का एक क्वेश्चन बना के, फॉरफीचर का एक क्वेश्चन बना के, रीइशू का एक क्वेश्चन बनाता वॉल्यूम 2 के अंदर में। मैं लास्ट के क्वेश्चन जो दिए हुए हैं कि किस तरीके से पार्शियल रीइशू शेयर्स हो रहे हैं, फॉरफिटेड शेयर्स, जिसमें अप्लाइड से अलॉटेड निकलता, सुरेश और वो वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको जरूर बनाता। उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद अप्लाइड अलॉटेड कैसे बना के बिना स्टेटमेंट ऑफ द अफेयर्स टू बी मेड वाला जो कॉलम हमारा एक बनता है उसको नहीं बनाता, और अप्लाइड अलॉटेड के अपने ब्रह्मास्त्र तरीके जो गुरुदेव ने सिखाया था उन्हीं तरीके से मैं उसको सॉल्व करता, उनको सॉल्व करके मैं आगे बढ़ता। फिर रीइशू का एक आखिरी क्वेश्चन जो मेरी सीट के दिए हुए पीछे के 20 क्वेश्चन हैं उनको रीप्रैक्टिस करता। वो 20 के 20 क्वेश्चंस में पीछे के दिए हुए जो 80-90 के बाद के 103 क्वेश्चंस तक हैं उनकी प्रैक्टिस फिर से करता, क्योंकि अगर कुछ होना भी है तो वहीं से होना है। उसको बनाने के बाद सीधा इशू ऑफ डिबेंचर में आता। सिलेबस तो ऑलरेडी मेरा रिड्यूस हो चुका है, तो डिबेंचर्स में आकर के मैं पीछे के टीडीएस पेबल, टीडीएस रिसीवेबल, वो 8 केस की इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, उसको बनाता। अकाउंटिंग रेशियो में आता, क्योंकि इसके पहले के थ्योरी चैप्टर्स का बैलेंस शीट मेरे को पूरा न्यू फॉर्मेट का याद रहता, फिर से एक बार याद चीजों को लिख लेता कॉपी में। इसके बाद में अकाउंटिंग रेशियो में आता, चारों रेशियो के फॉर्मूले लिखता, चारों चीजों को लिखता। एक्स वाई वाले क्वेश्चन जो भी मैंने बताए थे, -x 2:1 का रेशियो कैसे मेंटेन होगा, उसके थ्योरी क्वेश्चंस को कैसे आपको हाइपोथेटिकल अमाउंट लेकर के सॉल्व करना है वो करता। इसके बाद मैं सीधा किस में आ जाता, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मैं सीधा पेज नंबर 5.49 खोलता, फॉर्मेट देखता। फॉर्मेट देखने के बाद मैं चीजों को वर्किंग नोट और सब कुछ के एक एक क्वेश्चन आराम से बनाता। दिन का हर एक हफ्ते में 2 क्वेश्चन कैश फ्लो का बनाऊंगा, ये मेरा टारगेट रहता। जब तक मेरा बोर्ड नहीं आ जाएगा हफ्ते में 2 क्वेश्चन, हर 3 दिन में एक बन जाए, या एक आज बन जाए, एक हफ्ते बाद एक बन जाए, ऐसा करता, पर 2 क्वेश्चन बनाता। क्योंकि ये कैश फ्लो जो है वो प्रैक्टिस ही मांगता है, अंत तक बनाए हुए क्वेश्चंस को भी दोबारा बनाते रहता मैं, क्योंकि ये मेरे लिए सरप्लस मार्क्स था, बिल्कुल टेंशन फ्री। इस तरीके से मेरा अकाउंट्स का कोर्स कंप्लीट हो जाता। अकाउंट्स को मैं बिल्कुल कैजुअली लेता और थ्योरीज पे सुबह का समय देता। सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है, भगवान की कृपा बने रहती है, सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है ऊपर वाले के साथ, और उस समय पढ़ाई अच्छी होती है। ठंड का दिन अपनी जगह है, रजाई मेरे पास रहती, उसका यूज करता और बढ़िया किताब को रख के लाइट चालू करके बुक रीडिंग करते रहता। इस तरीके से मैं अपनी तैयारी रखता। साथ में इंग्लिश और पी को भी ध्यान रखता। पी के लिए रात के जब टाइम पास करने का समय होता है तो उस समय से चैप्टर्स उठा के रिवीजन करता। इंग्लिश की रही बात तो इंग्लिश पढ़ने के लिए खुद से पढ़ता। यूट्यूब देख के 1-1.5 घंटा 2 घंटा चला जाता है। ये काम मैं तब करता जब मैं खाना खा रहा हूँ, तब यूट्यूब का एक वीडियो लगा दिया। नहा रहा हूँ तो एक यूट्यूब का वीडियो लगा दिया, ऊपर रख दिया नहाने में, उस समय मैं यूज करता। क्योंकि उस समय YouTube को यूज करने से आप अपने टाइम को प्रोडक्टिव कर ले रहे हो, जिस टाइम में आप अनप्रोडक्टिव वर्क करो। रात के सो रहा हूँ, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, YouTube पे वीडियो देख लेता। लेकिन सुबह की पढ़ाई कर रहा हूँ तो बुक से ही होती। ये नहीं कि सुबह बैठ गया YouTube चलाने के लिए, ना बना, क्योंकि सुबह YouTube चलाऊंगा तो 4 दोस्त के मैसेज दिखेंगे, चीजें दिखेंगी, मेरा दिमाग खराब होगा। तो YouTube में जो भी काम करना है रात के करो या उस समय करो जिस समय नहा रहे हो, सो रहे हो, या पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, खाना खाने के जस्ट बाद का समय, जैसे खाना खा के नींद आ रही है तो उस समय YouTube का काम कर लो। ठीक है, समझ गए बातों को? ये मैं करता क्योंकि मेरे को पता है कि कहीं ना कहीं ये जो किताब है ना, ये किताब इतनी इंपॉर्टेंट है, ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है कि यूट्यूबर्स भी इसी से पढ़ते हैं। हम यूट्यूबर्स भी पहले यही से तो पढ़ते हैं। हम भी गलतियां करते हैं, भूल जाते हैं, पर किताब गलतियां नहीं करती। हो सकता है हम कभी गलत बता दे, गलत पढ़ा दे, पर क्या ये गलत कर सकती है? इसकी गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इन बातों को हम बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखते, और मैं भी आपको चाहता हूं कि आप भी इन बातों को ध्यान रखें और किताबों को पहला दोस्त बनाएं। दोस्तों से ज्यादा किताबों को दोस्त बनाएं। याद रखना, दोस्त दगा दे सकते हैं, किताब नहीं। बाय। अरे ये नहीं डालूंगा और